संविधान का जो प्रस्तावना उसको पढ़ने आए थे और उसको पढ़ा, इसलिए कि आज संविधान खतरे में है और उसके प्रति जागृत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने वो जिम्मेदारी आज निभाने की कोशिश की। सर हाथ नीचे। हमारे कुछ साथी थे, कुणाल कुमार और जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों ने मनुस्मृति भी जलाया, क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई इस देश में छिड़ गई है, वो संसद से छिड़ी है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से एजेंडा सेट कर दिया है कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। मनुस्मृति के पक्ष में परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बोला, जैसे कि जो प्रथम संवैधानिक संशोधन है उसकी आलोचना करें। उसकी आलोचना का मतलब कि जो जमींदारी उन्मूलन था वो न हो रहा। जमींदारी उन्मूलन हुआ तो प्रथम संवैधानिक संशोधन से जभी तो जाकर के दलितों को, गरीबों को ज़मीनें मिली, ज़मीन उनसे छीनी जा सकी जो जमींदार थे। इसके अलावा आरक्षण के लिए था। फिर हिंदू कोड बिल की आलोचना उन लोगों ने किया, तो हिंदू कोड बिल में हिंदू धर्म के संबंधित कोई नियम कानून नहीं थे, तो एक तरह से संविधान के खिलाफ बोला। फिर अंत में अमित शाह जी के अंदर जो जहर था वो निकल आया और बाबा साहब अम्बेडकर अपमान शुरू किया। आज संविधान के सम्मान में हम आए और लोकतंत्र के सम्मान में हम कई साथी सब आए और मनुस्मृति को भी जलाया गया। इसलिए जलाया गया कि मनुस्मृति परतंत्रता और बंधुत्व के खिलाफ है। परतंत्रता देश के लिए है और बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है। महिलाओं को अधिकार नहीं देता। अमित शाह ने कहा कि हमारा इंटेंशन किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन विपक्ष काट छाट कर हमारी बातों को जवाब दे दिया है। तो 2 दिन का जो बहस थी, जिस तरह से संविधान पर हमला हुआ, प्रथम संवैधानिक संशोधन की भी आलोचना किया, हिंदू कोड बिल से जिससे कि महिलाओं की मुक्ति मिली, तो क्या मतलब होता? अम्बेडकर का लोकतंत्र का संविधान के खिलाफ ही तो है उनकी मंशा। बोल गए जो दिल की बात थी, जुबान पर आ गई। ये देश में जो संविधान है वो बाहरी चीज़ है, उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। क्या उसका भी ये उस बात की भी सफाई देंगे? हमें सफाई नहीं, हमें माफ़ी चाहिए। हमें सफाई नहीं, हमें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। हम सफाई नहीं चाहते। लगता है आपको इस्तीफा देंगे वो? उनको देना पड़ेगा, नहीं तो संसद में राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के लोग, डीएमके के लोग, सारे लोग लगे हुए हैं। सड़क पे हम लोग हैं, हम लोग डोमा परिसंघ के, हम लोग 85%, हम लोग बहुजन जो लोग हैं, जो मूल निवासी, वो सड़क पे लगे हुए हैं। तो सड़क से लेकर संसद तक यह लड़ाई चलती रहेगी। पर ये कहा जाता है कि देखिए अभी संविधान से देश चल रहा है, प्रधानमंत्री सरमाते संविधान को लगाते हैं, कहीं पर भी मनुस्मृति का कोई विधान चल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। कोई ग्रंथ है रहने दो। मोदी जी बहुत ग्रंथ को अपने सर पे लगाते हैं। मोदी जी पुराण को भी अपने सर पे लगाते हैं, उसके बाद फिर जाके कहते हैं कि कपड़े से हम पहचान लेते हैं कौन दंगाई है कौन दंगाई नहीं। तो माथे से लगाने की जरूरत नहीं है, दिल से लगाने की जरूरत है। हम लोग दिल से संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप संविधान को माथे से लगा लेते हैं और आप देख रहे हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जितने भी मिनिस्ट्री है, पहले बहालियाँ निकलती थी, अब उसमें यंग स्कॉलर प्रोफेशन नाम से एक पद निकाल दिया गया है। 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे दिया गया है। और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आपको भी मालूम है कि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को, अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। तो अब ये लोग रिजर्वेशन को ख़त्म करने का एक तरीका ढूंढ लिए हैं कि परमानेंट पोजीशन को कॉन्ट्रेक्चुअल करो, और चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं अपनाना है, इसलिए उसको नहीं अपना रहे हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, ये जो संघीय इकोसिस्टम है, वो हर तरीक़ा से आप देखिएगा कि बहुजन को, जो 85% आबादी है, उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। आज एक दलित, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई डर में जी रहा है भाई। कोई सिख को अलगाववादी कह दे रहा है, कोई ईसाई को कह रहा है दूसरा देश चले जाओ, मुस्लिम को पाकिस्तान चले जाओ। तो वो डर का माहौल है और ये इकोसिस्टम है। आपको समझना होगा कि आपको तो कुछ नहीं किया, अरे हमें
बिना अगर मैं एक घटना की जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरा मुंह छोटा हो गया था, दाढ़ी बड़ा हो गया था, तो लोग जब बाहर जाते थे हम तो हमसे ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि मुसलमान है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को जो पीजी होती है ना, वो भी उसकी धर्म पूछ के दिया जाता है कि मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, कश्मीरियों को नहीं मिलेगा। और अब तो नया काम शुरू हो गया ना देश में, घरों में मंदिर खोदे जा रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाले जा रहे हैं। देखिए ये खोदते बड़े पैमाने पर खुदाई चल रही है। आत्मा को खोद देंगे, ये भारत की जड़ को खोद देंगे। भारत की जड़ जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इन धारणाओं पर बनी थी, उस धारणाओं के जड़ को भी ये खोद देंगे। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत की आत्मा को न खोद दे। ये इनको देश से प्यार ही नहीं है भाई। देश कौन है? देश हम ही लोग हैं ना। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, जिस मनुस्मृति का देश भर में विरोध हो रहा है आज और फूकी भी जा रही है, कुछ महिलाएं इसका समर्थन कर रही है, जो महिलाओं के सबसे ज्यादा खिलाफ है। ये मनु का जो विधान है, ये जी देखिए कुछ महिलाएं समर्थन कर रही हैं टीवी पर खड़ी होकर। हाँ, कर रही हैं जी बिल्कुल करेंगे। अब देखिए उन टीवी, क्या उन महिलाओं ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है? वो जानती नहीं है इसके वो बाद? पढ़ी है, वो जानती भी है, लेकिन वो चाटुकारिता में इतना लिप्त है, वो ये नहीं समझ पा रही है। वो महिला एक मिसेज जोशी, एक पत्रकार है, वो मनुस्मृति का, लेकिन उसमें लिखा गया है कि नारी जो है पशु समान है, नारी को संपत्ति का अधिकार नहीं है, नारी को अकेले बाहर जाने का अधिकार नहीं है, नारी को बचपन में पिता, शादी के बाद हस्बैंड और बुढ़ापे में पुत्र के साथ ही बाहर जा सकती है। लेकिन जोशी जी को इससे मतलब नहीं है। वो लोग अपने एलीट है, वो लोग खुद ब्राह्मणवादी सोच से पीड़ित है। लेकिन आप हुआ सुधराज जब अंबेडकर की पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला इस देश की सारी महिलाएं शुद्र है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि वो सब इस सत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर दबे हुए हैं। प्रियंका भारती को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। प्रियंका भारती हमारी बैचमेट है, हम लोग साथ में पीएचडी कर रहे हैं, वो दूसरे सेंटर से हैं और एक सबल नारी है। और उन्होंने इस बात को कहा वहाँ पे, मनुस्मृति को सरेआम ऑन एयर फाड़ के देश में एक नया बहस छेड़ी है प्रियंका भारती कि हम महिला जो है, हम फूलन को मानने वाली महिला है, मनु को मानने वाली महिला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने संविधान की बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की हत्या की है। कांग्रेस की तरफ निशाना है उनका। देखिए उनका निशाना जो भी हो, सबसे बड़ी बात है कि इसी कांग्रेस ने संविधान की लड़ाई लड़ी है। संविधान को लाने से लेके आप गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1929 से आगे से देख लीजिए, 1947 में नेहरू जी का क्या रोल था, अंबेडकर और कांग्रेस का क्या रोल था। तो भारतीय कांग्रेस संविधान को बचाने की लड़ी है। आप जो बात कर रहे हैं इमरजेंसी की वाली बात कर रहे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं 42वां संशोधन इसकी बात कर रहे हैं, उसमें आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसी में ये जो सेकुलर वर्ड है उसको जोड़ा जाता है, फ्रेटर्निटी वर्ड है उसको जोड़ा जाता है, और ये मैसेज दिया जाता है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी को डर था ये जिस तरीके से ये नारंगी नंग अपना फन फैला रहे हैं, जिस तरीके से ये संघी अपना फन फैला रहा है, एक दिन ये सामाजिक समरसता के लिए, ये सोशल हार्मनी के लिए, सोशल हमारे फ्रेटर्निटी के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक सेकुलर वर्ड को इसमें जुड़वाया। और ये बार बार कहते हैं कि नहीं सेकुलर तो बाद में जुड़ा गया है, बाद में जुड़ा गया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी एक्ट्स हैं आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही यहाँ पर अगर सेकुलर नहीं भी लिखा गया था, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, इन प्रिंसिपल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था। आप आर्टिकल 36 से 51 तक देख लीजिए। बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि ये संविधान पुराना हो गया, अब इसको बदल देना चाहिए। देखिए चुनाव में बात भी चली कि 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे हम, इसलिए वो तो पार नहीं हो पाए ना। कोई भी चीज़ पुरानी बदलनी नहीं जाती है। पुराने चावल फार भी तो होते हैं। पुरानी चीज़ जो है और संविधान जो है, भारत का संविधान यही तो है, एक जीवित डॉक्यूमेंट है। आप इसको जाके देखिएगा, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे चेंज करने का प्रोविज़न है, जहाँ पे चेंज करने की नहीं ज़रूरत है वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। आप केशवानंद भारती केस में जाके देख लीजिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो इंटैक्ट है, लेकिन ऐसे चीज़ जो कि समय के साथ, टाइम एंड स्पेस के साथ ज़रूरत है कि उसमें चेंज करने की, उसमें चेंज करने का भी प्रावधान है। तो भारत का संविधान जो है एक सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत ही कम देश में ऐसा है। अमित शाह ने कहा कि हम किस बात की माफ़ी मांगे। इसके अलावा उनके जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका भी बयान आया है कि भैया किस बात की माफ़ी मांगे, उसने क्या गलती कर दे माफ़ी मांगे। अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी अम्बेडकर के अपमान की। अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी इस बात की कि अम्बेडकर को भगवान से कम दिखाना। अमित शाह को इस बात से माफ़ी मांगनी होगी कि उन्होंने बहुजन का अनादर किया है।
इन सब चीज़ के लिए न सिर्फ माफ़ी मांगनी होगी, अमित शाह को इस्तीफा भी देना होगा। और यह लड़ाई जो आपने संसद में लास्ट सत्र में देखा है, वो सत्र खत्म होने के बाद हम लोग सड़क पे वही लड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी स्टेटमेंट को काट छाट कर मतलब तोड़ मरोड़ कर मेरी वीडियो को दिखाया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर जो प्रिजुडिसेस होते हैं वो आपके मुंह पे आ जाता है आप बोलने के दौरान। अमित शाह मानते हैं किसको? सावरकर को। आप सावरकर का स्टेटमेंट जाके देखिए कि दिस इज एलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह बाहरी कॉन्स्टिट्यूशन है। आप गोलवलकर का स्टेटमेंट जाके देखिए, आप मोहन भागवत का स्टेटमेंट जाके देखिए, तो इनके संस्कार में ही संविधान विरोध है। मोहन भागवत तो बदलते रहते हैं ना अपने बयान, देखिए वो तो लगातार बदलते रहते हैं अपने बयान। संस्कार नहीं बदले। देखिए, हमेशा भी संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर कहते हैं कि संस्कार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। इनके ऊपर जो संघ के लोग बैठे हुए हैं वो संस्कार देते हैं इनको संविधान विरोधी संस्कार, वो संस्कार देते हैं इनको बहुजन विरोधी संस्कार। मोहन भागवत ने तो अभी बयान दिया 3-4 दिन पहले कि हिंदुओं के कुछ लोग नेता बनना चाह रहे हैं, इस प्रकार का जो देश में ये कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं ये लोग, ये हिंदुओं के नेता बनना चाह रहे हैं, फर्जी लोग हैं ये। और यही मोहन भागवत का राम मंदिर पे स्टेटमेंट देखिए, यही मोहन भागवत का भारतीय झंडा पे मोहन भागवत का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट 2008 के करीब। ये झंडा में जो 3 रंग है वो अशुभ है, ये कभी भी भारत के लिए शुभ नहीं हो सकता है। क्या इस बात की भी सफाई देगा अमित शाह? नहीं, 4 रंग है उसमें, किसने कहा? वो बीच में चक्र भी तो है, उनके हिसाब से वो 3 रंग ही है। तो इस बात का भी वहाँ पर सिर्फ भगवा झंडा होना चाहिए, भगवा कलर का ही होना चाहिए। तो आप समझिए ये पूरा इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं कि उनके मुंह से ऐसा ही अम्बेडकर का अपमान निकल गया। वो अपने निजी जीवन में, अपने वैचारिक जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से बहुजन आदर्शों का अपमान करते रहे हैं। ये संयोग था कि संसद में भी वो अपमान उनसे हो गया। चलो आप इस बात को समझिए।